नेशनल पॉलिसी फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। अभी ये नेशनल पॉलिसी फॉर वीमेन एम्पावरमेंट है, दैट विल बी एस्टैब्लिश इन 20 मार्च 2001। 2001 को इस पॉलिसी की हम कह सकते हैं स्थापना जो है वो की गई, जिसका मूल उद्देश्य जो है, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, जो महिलाओं को एम्पावर करना। तो महिलाओं को फिर सोशल लेवल पे एम्पावर करना, ताकि उनको सोसाइटी में प्रेस्टीज मिले, सोसाइटी में मान सम्मान मिले, उस तरह से उनको एम्पावर करना। उनको आर्थिक लेवल पे एम्पावर करना, सक्षम करना, ताकि वो खुद का जो है डिसीजन ले सके, दे विल बिकम इंडिपेंडेंट। ज़्यादातर आर्थिक सोर्स ऐसा है कि आर्थिक सोर्स से अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, देन आपको दूसरों की बातें जो है वो बातें सुननी पड़ती है। सो दे कैन बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर एंड दे शुड बिकम पॉलिटिकली एम्पावर। तो राजकीय व्यवस्था में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ताकि वो अपने महिलाओं के जो भी सवाल है, महिलाओं के जो भी क्वेश्चंस है, वो यहाँ पे आप वो आसानी से जो है वो डाल सकती है, या उसको वो फेस कर सकती है, उसके लिए न्याय जो है वो न्याय दिला सकती है ना। तो इस तरह का जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस डेवलप करना, और उनमें जो गुण है वो उन गुणों को बढ़ावा देना, उनके क्षमताओं को बढ़ावा देना और महिलाओं को सक्षम बनाना, ये इस पॉलिसी के जो है वो मुख्य उद्देश्य है। जो पॉलिसी का विजन जो दिया है, वो विजन में भी आप देख सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं कैसे सहभागी हो सके, और जीवन के हर क्षेत्र में सहभागी होने के बाद वो अपना विकास कैसे कर सके। अपना मतलब एक दूसरे का नहीं, मतलब एक ही महिला का नहीं, तो पूरे महिला समाज का, महिला समुदाय का विकास किस तरह से कर सके। इस तरह का विजन जो है, ये इस तरह का विजन इस पॉलिसी के अंदर हमें मालूम पड़ता है या दिखाई देता है। सो दीज आर सम गोल्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट उनका हर क्षेत्र में प्रगति करना, सबलीकरण, उनका विकास करना एट ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। फिर वो चाहे जैसे ऊपर कहा गया है कि सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजकीय हो, हर क्षेत्र में उनका कैसे विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ये पॉलिसी के प्रमुख उद्देश्य है। और उसके लिए उनका पार्टिसिपेट होना, उसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होना, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। सो दे शुड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। सो दिस इज द मेन वी कैन से गोल ऑफ दिस पॉलिसी, है ना। ही या पॉलिसीचे मुख्य उद्देश आहेत, हे आपल्याला लक्षात येतं। तर हे इज दॅट एनी डाउट? इफ यू रीड द पॉइंट, इफ यू कैन रीड द पॉइंट, डिड यू थिंक एनी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको दिक्कत हो रही समझने के, ऐसा कुछ है? ये हाँ बोल। मीनिंग ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट, ये जो इसके विजन, मीनिंग और जो गोल दिए है उसमें कोई दिक्कत है? ओवरऑल दीज आर टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन and these are talking about participation of women in each sector of life, all sphere of life, जीवन के हर क्षेत्र में उनका सहभाग लेना और उनको इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली उनको एम्पावर करना, उनको सक्षम करना और उसके लिए जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना, ये इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य है। इतना भी आप समझ जाओगे तो भी काफी है। Okay, so what is the main aim of this policy? To empower women economically, socially and politically, and for that purpose उसके लिए उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें जेंडर इक्वालिटी के जैसे जो है या जस्टिस जिसको हम कहते हैं वो हमें निर्माण करना, समाज में निर्माण करना, ये इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य है। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, दैट मीन्स इट्स क्लियर। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी, ये आप पढ़ सकते हैं। सो क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट फोस्टर डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड एनेबल देम रियलाइज देयर पोटेंशियल। तो ऐसे वातावरण
तैयार करना कि जिससे उनके महिलाओं के अंदर उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो क्षमता है, उसको बढ़ावा मिले। इस तरह का वातावरण समाज में तैयार करना, ये एक पॉलिसी का उद्देश्य है। सपोर्टिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज, जो ऐसी योजनाएं हैं जो आर्थिक या सामाजिक स्तर पर महिलाओं के उन्नति के लिए काम करते, ऐसी योजनाओं को सपोर्ट करना, ऐसे योजनाओं के बारे में अवेयरनेस निर्माण करना, ऐसे योजनाओं के बारे में जानकारी समाज में फैलाना, ये एक उद्देश्य है। इंश्योरिंग फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स, है ना। तो सब मानव हैं, भले वो महिला हो, पुरुष हो, किसी जाति धर्म प्रांत का हो, ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सो ऑल आर हैविंग देयर ह्यूमन राइट्स, बीइंग एज ए ह्यूमन, है ना। या किसी देश का हो, प्रांत का हो, जो मानव है तो उसके मानव अधिकार भी आते हैं उसके साथ में। सो फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जिसको हमारे संविधान में हम देखते हैं, हमारे प्रीएम्बल में जिसको लिखा गया है, दैट इज अ इक्वालिटी, है ना। इक्वालिटी एंड इक्विटी, जो समानता की बात, हमारा संविधान जो पूरा खड़ा है, दैट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। सो इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स, किसी को भी आप किसी जाति धर्म के अनुसार उसको ट्रीट नहीं कर सकते। सो ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी शुड ट्रीट देम एज अ ह्यूमन। सो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की बात इस पॉलिसी में की गई है। इक्वल एक्सेस टू पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, महिलाओं को उनका सहभाग उसमें लेना, पार्टिसिपेशन उनमें लेना, ताकि वो, और डिसीजन मेकिंग में भी उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जहां जहां डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजन फिर पॉलिसी से रिलेटेड हो, महिलाओं के प्रगति से रिलेटेड हो, तो जहां जहां पे डिसीजन लिए जाते हैं वहां पे उनका सहभाग जो है वो बढ़ाना। स्ट्रेंथनिंग लीगल सिस्टम, उसके लिए जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को और सक्षम करना। देन मेनस्ट्रीमिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव एंड चेंजिंग सोशल एटीट्यूड्स, तो जो लिंग भाव के दृष्टिकोण से जो अभी समाज में बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को हम कैसे महिला और समाज के और भी घटक जो है, फिर पुरुष होंगे और घटक होंगे, वो सब कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको मुख्य प्रवाह में कैसे लाएंगे, उसके लिए काम करना। समाज में से डिस्क्रिमिनेशन, विषमता, फिर विषमता चाहे जाति धर्म या लिंग के आधार पर हो, विषमता कम करना। बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप विद सिविक सोसाइटी, है ना। तो जो हमारा समाज है उससे हम कैसे दृढ़ अपना संबंध बना सके, उसके लिए महिला संगठन है, एनजीओज है, वो काम करते हैं, तो उनको ज्यादा सक्षम बनाना, उनको मजबूत बनाना। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ वीमेन, तो महिलाओं का हर स्फीयर में, हर क्षेत्र में, महिलाओं का सभी क्षेत्र में जो है विकास कैसे हो पाए, उसके लिए काम करना। सो दीज आर ऑल वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। इसके ये मूल उद्देश्य जिसको हम कह सकते हैं, दीज आर मेन वी कैन से ऑब्जेक्टिव। सो नाउ दीज आर एलिमेंट्स जो पॉलिसी में ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र में ये पॉलिसी काम करना चाहती है या काम करती है। सो दीज आर एलिमेंट्स विच आर गिवन ओवर हियर, जो ऑलरेडी हमने वैसे ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किए। सो आर्थिक क्षेत्र में, सो महिला कैसे आर्थिक स्तर पे इंडिपेंडेंट हो सके, आर्थिक स्तर पे कैसे खुद सक्षम हो सके, ताकि हमें पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि अगर आप आर्थिक स्तर पर सक्षम नहीं हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, तो आपको फिर उनकी बातें माननी पड़ती है, फिर आपका एक्सप्लॉयटेशन होना कभी कभी स्वाभाविक हो जाता है, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन फॉर योर ब्रेड एंड बटर। आप अपने रोज के जिंदगी के लिए, खाने के लिए दूसरों के ऊपर अगर आप डिपेंड रहते हो, तो उसकी बातें आपको सुननी पड़ती है। तो इसके लिए महिलाओं को आर्थिक स्तर पर उनको सक्षम बनाने के लिए ये पॉलिसी काम करते हैं। फिर इस पॉलिसी की वजह से क्या करते हैं कि महिलाओं को बहुत सारे रोजगार जो है, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट जो है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में काम करती है। बहुत सारे स्किल से रिलेटेड प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है।
है ना, आर्थिक स्तर पर वो कैसे काम कर सके, इसके बारे में उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। बहुत सारे बचत गट ज्यादातर बहुत सारे स्टेट में, हमारे महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं महिला बचत गट, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको इकोनॉमिकली हेल्प की जाती है। या जो महिला कुछ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो नया उद्योग करना चाहती है, उनके लिए सपोर्ट जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में काम करते इले में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, है ना। तो महिला जो है, हमें पता है महिलाओं के आरोग्य के बारे में हमने इससे पहले यूनिट नंबर शायद 2 में हमने बात की है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, कि किस तरह से महिलाओं का आरोग्य जो है वो कैसे होता है पुरुषों के कंपैरिजन, है ना। हमने देखा है कि महिलाओं जो है मैल न्यूट्रिशन का प्रमाण, कुपोषण का प्रमाण महिलाओं में और बालिकाओं में मतलब लड़कियों में, छोटे लड़कियों में ज्यादा होता है। हीमोग्लोबिन की कमतरता उनमें ज्यादा होती है, और बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिशंस की कमी होने के कारण हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट जो है, महिलाओं का मृत्यु दर जो है, खास करके उनके गर्भधारणा के समय जब वो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, तब हमारे देश में महिलाओं का मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा है। तो इस सब को टैकल करने के लिए ये पॉलिसी महिलाओं के हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में भी काम करती है, उनके आरोग्य या उनके सेहत के बारे में हर स्तर पर उनका जो है वो ख्याल रखती है। इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजन हमारे यहाँ की है, मतलब आंगनवाड़ी जो गांव-गांव में होती है, आंगनवाड़ी के तहत काम करने वाले, जिसको हम आशा ताई कहते, शायद आपको पता होगा, कुछ महिलाएं हैं जिनको हम आशा ताई कहते। वो महिला क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है वो गांव के महिलाओं तक पहुंचाने का काम करते। तो इस सेविकाओं के द्वारा हम गवर्नमेंट महिलाओं के लिए, उनके आरोग्य के लिए, पोषण के लिए, फिर उनके जन्म मृत्यु की नोंद रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ हमें पता है कि छोटे बालिकाओं को मारा जाता है, तो उनकी नोंद जो है वो होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कितने वी कैन से चाइल्ड, छोटे बच्चों को या खास करके बालिकाओं का मृत्यु जो है, जिसको हम मराठी में भ्रूण हत्या कहते हैं, ये कितने होते हैं, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए काम करते हैं। और महिलाओं का आरोग्य कैसे अच्छा रहे उसके लिए पॉलिसी काम करते। फिर जो महिला गरीब है उनको कुछ प्रेगनेंसी के समय अस्पताल का खर्चा देना, 6,000 रुपीज तक उनको मदद करना, इस तरह से काम ये करती है। उनको पोषण आहार मिलने की व्यवस्था करना, आयरन की गोलियां उस समय में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो प्रोवाइड करना। तो इस तरह से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये पॉलिसी काम करते। दिस पॉलिसी इज वर्किंग टुवर्ड्स एजुकेशन। तो वैसे भी महिलाओं का शिक्षा का प्रमाण बहुत कम है, प्राइमरी लेवल तक महिलाओं मतलब बालक बालिकाएं मतलब लड़का लड़की दोनों एजुकेशन में एडमिशन तो लेते हैं, बट इफ वी सी आफ्टर सेकेंडरी माध्यमिक स्तर के बाद लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट हमारे यहाँ ज्यादा है। हमारे देश में प्राथमिक स्तर पर समझो 100 लड़के और 100 लड़कियों ने प्रवेश लिया, तो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट है, मतलब स्कूल छोड़ने का रेट ज्यादा होता है। उसके लिए अनेक कारण है, जैसे कि जल्दी शादी होना, घर की जिम्मेदारी, या फिर लड़कियों को शिक्षा लेके क्या करना है, इस तरह की मेंटालिटी, ये बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से लड़कियां आगे हायर एजुकेशन नहीं ले पाती। तो उसके लिए उनको प्रोत्साहन देना, जेंडर सेंसिटाइजन एजुकेशन सिस्टम में महिला और पुरुष दोनों समान है, इस तरह का जो है हम इस तरह का कंटेंट, इस तरह का सिलेबस करिकुलर में हम इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि महिलाओं के एजुकेशन को भी प्रोत्साहन मिले। आप में से बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट बुक एनालिसिस किया होगा, तो उस टेक्स्ट बुक एनालिसिस में आपने यही किया है कि हाउ द सिलेबस इज आइदर जेंडर इक्वल और देयर इज अ
वी कैन से डिस्क्रिमिनेशन, कि कैसे सिलेबस में इक्वालिटी दिखाई गई है या फिर वीमेन को एम्पावर दिखाया गया है या फिर वीमेन और महिला और पुरुषों के बीच में भेदभाव दिखाया गया है। तो जेंडर सेंसिटिव सिलेबस होना चाहिए, मांग ये पॉलिसी के तहत की जाती है। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी काम करती है। इनेबलिंग एनवायरनमेंट है ना, महिला जहाँ पे काम करती है वहाँ का वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है वो फियरलेस हो, वो फ्रीडम से काम करे, स्वतंत्र रूप से काम करे, किसी के दबाव के अंदर काम नहीं करे, उनका हैरेसमेंट ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हालांकि जो होता है, फिर वो चाहे घर में काम करती हो, चाहे ऑफिस में काम करती हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करती हो, चाहे कोई अपना खुद का छोटा बड़ा अगर वो व्यवसाय भी करना चाहे, तो समाज के विभिन्न स्तरों से उनको पूरे आजादी के साथ काम करने नहीं दिया जाता। ऑफिस में हो तो उसका हैरेसमेंट होता है, कभी कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। अगर वो कोई उद्योग करना चाहे, व्यवसाय करना चाहे, तो वहां पे भी उसको बहुत सारे ताने सुनाई देते, या जो मेल वी कैन से बिजनेसमैन है या पुरुष जो उद्योग करते हैं, वो महिलाओं को बहुत सारी बाधाएं वहां पे क्रिएट करती है। तो इस तरह के उनके काम करने के लिए फिर वो काम, जैसे मैंने कहा, ऑफिस का हो, घर का हो, उद्योग का हो, वहाँ का वातावरण कैसे अच्छा रहे, उसके लिए ये महिलाएं जो है वो काम करती है। फाइटिंग वायलेंस महिलाओं के प्रति, मैंने जैसे कहा, चाहे महिला किसी भी जाति धर्म की हो, शी इज अंडरगोइंग सो मेनी काइंड ऑफ वायलेंस, इट मे बी फिजिकल और इट मे बी मेंटल वायलेंसेस। तो उनका हैरेसमेंट तो होता ही है, पर वो कभी कभी अपनी बात जो है वो खुले दिल से नहीं कह पाती, क्योंकि महिलाओं को ज्यादातर घर से संस्कार सिखाए जाते हैं, बड़ों से कैसे बात करना ये सिखाई जाती है, किसी को उलट मतलब आप किसी को अपशब्द ना कहे, किसी को आप उलट कुछ ना कहे, मतलब अपोज ना करे, इस तरह की बातें, सहनशील करना, ये बातें महिलाओं को सिखाई जाती है। उसके वजह से क्या होता है, दे आर अंडरगोइंग सो मेनी फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, फिर वो सोसाइटल वायलेंस हो, समाज भी एक प्रकार का, मतलब बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे रीति रिवाज है, वो अपने समाज में, या रिलीजन जो है वो अपने समाज में इतना स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि वो फॉलो करने के लिए महिलाओं को कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द हम देखते बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे हमारे जो धर्म के अनुसार जो भी हम उत्सव या जो भी हम व्हाट वी कैन से सेलिब्रेट करते हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ लेके जाने का काम खास करके कौन करते हैं, तो महिला करते हैं। तो कभी कभी शायद महिलाओं को ये पसंद भी ना हो, जैसे हमने पहले भी कहा है कि हम कड़वा चौथ रखते हैं, या फिर हम वो मराठी मध्ये आपण त्याला वटपौर्णिमा म्हणतो, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल इन हिंदी, वो किसी वृक्ष को ऐसे गोल गोल घूम के थ्रेड जो है, दोरा जो है वो करती है, तो वो त्योहार हमारे यहाँ होता है। तो शायद कभी कभी महिलाओं को घर से, उसके हस्बैंड से इतना हैरेसमेंट होता होगा कि वो दिल से नहीं चाहती होगी कि इस तरह के मैं त्योहार करूं, मुझे ये अभी पति, जो हमारी मान्यता है कि 7 जन्म इसी का साथ निभाएंगे, तो शायद वो दिल से नहीं चाहती होगी। बट देयर आर सम सोसाइटल नॉर्म्स, सम ट्रेडिशनल सम ट्रेडिशनल दिस काइंड ऑफ फंक्शंस वी आर सेलिब्रेटिंग, और इस तरह से उसका मेंटली भी हैरेसमेंट जो है वो होता है। तो हर तरह के वायलेंस के अगेंस्ट ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी काम करती है। एंड दिस पॉलिसी इज आल्सो मेकिंग वीमेन टू टेक अ डिसीजन, तो महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में सहभाग कैसे हो, इसके लिए ये पॉलिसी ज्यादातर काम करती है। सो दीज आर एलिमेंट्स विच आर ऑन विच दिस वीमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी वाज वर्किंग, ये सब है। तो इसके बेनिफिट क्या है, इफ वी सी फ्रॉम द नैरो पर्सपेक्टिव, हमें लगेगा
जो भी पुरुष या फिर जो भी पैट्रियार्कल सिस्टम से सोचता होगा उसको लगेगा अरे दीज आर ओनली फॉर द वीमेन्स, है ना, इससे तो सिर्फ महिलाओं को फायदा होता है. सो दिस इज नैरो पर्सपेक्टिव. तो महिलाओं को तो फायदा होगा ही या होता ही है, बट महिला भी एक समाज का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है. आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते. तो जब महिलाओं को फायदा होगा तो समाज को भी तो उससे फायदा ही होने वाला है. मतलब समाज क्या है, तो हम सब मिलके, महिला पुरुष सभी जाति धर्म मिलके हमारा समाज जो है वो समाज यहाँ पे हमारा निर्माण हुआ है. तो फिर ये जो फायदे की जब हम बात करते हैं तो नैरो माइंडेड लोग सोचेंगे कि इससे सिर्फ महिलाओं को फायदा होता है. तो इससे सिर्फ महिलाओं को फायदा नहीं होता, तो इससे पूरे समाज की प्रगति जो है ये होती है. हम अगर देखेंगे बड़े बड़े जो हमारे देश में या विदेश में भी जो महान लोग होके गए, उन सब का कहना है. अभी हमने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती सेलिब्रेट की. डॉक्टर अंबेडकर ही वाज आल्सो ऑलवेज थिंकिंग कि जिस समाज में अगर महिलाएं शिक्षित नहीं है, महिलाओं की प्रगति नहीं होती है, तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो ये थिंकिंग जो है वो सारे ग्रेट थिंकर की थी, सारे ग्रेट लीडर की थी, कि जिनको पता था कि अगर समाज की उन्नति हमें करनी है तो महिलाओं को हम शिक्षा से या उन्नति से दूर रख के समाज की उन्नति कभी हो नहीं सकती. तो समाज का भी इसमें बहुत बड़ा फायदा है, ना कि महिलाओं का फायदा है. तो इस तरह से होल मतलब women as well as society will get benefited because of this policy, है ना. So how this policy was implemented, ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, तो ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल so many councils are there, those who are working for the empowerment of women. जो नेशनल लेवल पे इस तरह के काउंसिल होते हैं, दैट काउंसिल्स आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. उसका जो मुख्य है वो प्राइम मिनिस्टर होता है ना. जो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए इस तरह की जो परिषद हम कह सकते हैं या संस्था हम कह सकते हैं जो काम करते हैं, उनका जो प्रमुख होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है. और जो काउंसिल those who are working for the empowerment of women at state level, जो काउंसिल महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए राज्य स्तर पे काम करते, those councils are headed by चीफ मिनिस्टर. उनका जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है. और फिर अदर लोग भी है, फिर उसमें समझो बाल कल्याण विभाग है तो उस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे. इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे. सम स्कॉलर्स, सम रिसर्च, सम एनजीओ, सम एकेडमिशियन, है ना. तो इन सब के लोग रिप्रेजेंटेटिव इस काउंसिल में होते हैं और ये सब मिलके नेशनल और स्टेट लेवल पे महिलाओं के उन्नति के लिए काम करते हैं. अभी ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, अरे इतने सारे लोग, इतने सारे काउंसिल, नेशनल लेवल पे तो प्राइम मिनिस्टर हेड है, स्टेट लेवल पे तो चीफ मिनिस्टर हेड है, तो कितना महिलाओं के लिए काम होता होगा, उसका आगे आपको पता चलेगा कि कितना काम हो रहा है. सो दीज आर सम एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी. ये जो पॉलिसी की हम बात करें, नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, जो 2001 में निर्माण की गई, जिसकी स्थापना की गई, इस्टेब्लिश की गई, उस पॉलिसी के लिए इस तरह से नेशनल और स्टेट लेवल पे काम होता है. सम वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ महिला संगठन जो है, स्वयं सहायक गट जो है, वो भी उस तरह से काम करते हैं. उस तरह के महिला स्वयं सहायक ग्रुप को प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको आर्थिक तौर पे मदद की जाती है, तो वो काम करते. जेंडर सेंसिटाइजेशन करते हैं. ये पॉलिसी के सक्सेस के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो व्हाट इज जेंडर सेंसिटाइजेशन? मीन्स व्हाट? टू मेक पीपल अवेयर about the
एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, कि महिलाओं का सक्षमीकरण करना कितना महत्वपूर्ण है, ये समाज में इस तरह की जागृति निर्माण करना, दैट इज जेंडर सेंसिटाइजेशन। ओके, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन से क्या करते हैं, फिर महिलाओं को फिर बहुत सारे प्रशिक्षण वर्ग उनके लिए चलाए जाते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, चित्रपट के माध्यम से या माहिती जो हमारा टेक्नोलॉजी विभाग है उसके माध्यम से, है ना, उनको जो है अवेयरनेस निर्माण किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम हो, अपना करिकुलम हो, अपना सिलेबस हो, उसको रिव्यू किया जाता है कि भाई ये सिलेबस में, ये करिकुलम में, ये स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, उसमें कितनी बातें महिला एम्पावरमेंट की है कि नहीं, या फिर उसमें महिलाओं के खिलाफ बातें लिखी गई हो, या फिर महिलाओं को वो कंटेंट से, सिलेबस से कमजोर दिखाया गया हो, तो उसको बाद में निकाला जाता है। सो इन दिस वे education system, curriculum, syllabus also review through the gender sensitization, है ना। जो some references are there, those who are derogatory to the dignity of women, जो महिलाओं के डिग्निटी के लिए, जिसको हम डिग्निटी का मतलब हम कह सकते हैं कि उनके सम्मान के लिए जो बाधाएं हैं, इस तरह से रेफरेंसेस को हटाया जाता है। जो रेफरेंसेस कहते हैं कि महिला कमजोर है, जो रेफरेंसेस कहते हैं कि महिला अबला है, जो रेफरेंसेस कहते हैं कि महिला कुछ कर नहीं पाती, जो रेफरेंसेस कहते हैं कि पुरुष के सपोर्ट के बिना महिला कुछ नहीं कर पाती, इस तरह के रेफरेंसेस दोज हु आर डिक्रीजिंग द डिग्निटी ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, महिलाओं की समाज में जो डिग्निटी है, उनका मान सम्मान है, उनकी प्रतिष्ठा जो है, उसको हानि पहुंचाते हैं, उस तरह की जो बातें है, उस तरह का जो कंटेंट है, सिलेबस है, उसको निकाला जाता है। एंड दे आर प्रमोटिंग वीमेन इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावर, और महिलाओं के समानता की बातें की जाती है, उनके एम्पावरमेंट की बातें की जाती है। तो इस तरह से जेंडर सेंसिटाइजेशन किया जाता है। लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म, सम कानून के तहत भी यंत्रणाएं काम करती है जो महिलाओं को सक्षमीकरण करने के लिए मदद करते हैं। तो कानून के तहत क्या करते हैं, फिर महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे उसका रिकॉर्ड लिया जाता है। क्राइम रिलेटेड टू वीमेन्स हर साल कितना हुआ उसका रिकॉर्ड लिया जाता है ना। महिलाओं का अगर कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनके काम के यहाँ, दैट एक्सप्लॉयटेशन में भी फिजिकल और मेंटल और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कैसे होता है एक्सप्लॉयटेशन, तो हमें पता है कि इकोनॉमिकल लेवल पे हम जब बात करते हैं तो महिलाओं को कम सैलरी देना, उनको प्रमोशन नहीं देना, या फिर उनको अगर उसमें काबिलियत भी है, क्वालिफिकेशन भी है, फिर भी उसको हायर लेवल पे नहीं जाने देना। इस तरह से अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जाते हैं। विमेन सेल्स आर, सो मेनी विमेन सेल्स आर देयर, विमेन सेल्स इन पुलिस स्टेशंस आल्सो देयर, फैमिली कोर्ट इज देयर, महिला कोर्ट इज देयर, इवन काउंसलिंग सेंटर्स उनके लिए ओपन किए जाते हैं ताकि जो महिला डिप्रेस है, हैरेस है, उनका काउंसलिंग कर सके। इवन हमें पता है स्कूल कॉलेजेस में भी विमेन डेवलपमेंट सेल होता है। तो इस तरह से बहुत सारे सेल हर कार्यालय में उनकी स्थापना की जाती है ताकि महिलाओं को जो है वो न्याय मिल सके। महिलाओं के लिए जो कानून है उनकी स्ट्रिक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है, या हम कह सकते उनकी जो अंमलबजावणी त्यांची जी आहे ती अतिशय सक्तपणे अंमलबजावणी केली जाते। ओके, सो ऑन एंड द लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स आल्सो प्रोपोगेटेड, और लीगल लिटरेसी प्रोग्राम भी चलाए जाते ताकि महिलाओं के लिए कौन से कानून हैं, कौन से कायदे हैं, ये जानकारी महिलाओं को हो सके। इसलिए महिलाओं के प्रति जो भी कानून कायदे हैं उसका अवेयरनेस इस प्रोग्राम से किए जाते। सो दीज आर लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स आल्सो देयर, दोज हु आर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी।
तो इस तरह से ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है ताकि महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए हम यहाँ पे न्याय दे सके, उनका सक्षमीकरण अच्छी तरह से कर सके. सो दीज आर ऑल पॉइंट्स वी आर एक्सप्लेनिंग. नाउ इफ वी सी दैट पॉलिसी वाज एस्टैब्लिश इन 2001. 2001 से ऐसा नहीं है कि पॉलिसी में कुछ भी मतलब सक्सेस नहीं पाया है. तो पॉलिसी की वजह से ही सम वी कैन से सम अच्छे कानून जो है या अच्छी बातें जो है वो जरूर हो गई है. जैसे कि यहाँ पे महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इस्टेब्लिश किया गया. ये पॉलिसी के चलते जब ये पता चला कि महिलाओं पर किस तरह के अन्याय अत्याचार होते हैं, घर में भी होते हैं, तो उनको उससे छुटकारा पाने के लिए या उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसकी निर्मित की गई. ये हो गया जिसकी शायद आपने डिटेल इंफॉर्मेशन ली होगी, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा. देन देयर इज अमेंडमेंट इन हिंदू मैरिज एक्ट 2013 में, है ना. हिंदू विवाह कायदा जो कायदा है उसमें सुधारणा हो गई. तो हिंदू विवाह कायदा जो है हमें पता है कि इसके बारे में हमने अभी उस प्रोग्राम में भी सुना है कि हाउ हिंदू कोड बिल जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पास किया था 1950 में, तो वो अपने पूरे समाज पर रिलीजियस डॉगमास या धार्मिक लोगों का इतना प्रभाव था कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता जो प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, आधुनिक ख्यालों के माने जाते हैं, उनको भी डर लगा कि ये अगर मैं अभी पास करूंगा तो समाज में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा. तो इसलिए उन्होंने वो हिंदू कोड बिल जब अंबेडकर ने कहा था तब उन्होंने पास नहीं किया, और फिर उसके चलते डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उनके मिनिस्ट्री पद का जो है वो इस्तीफा दिया था. ये बातें हम सबको पता है. और बात ये है कि उस समय भी महिलाओं के ऊपर धर्म का इतना पगड़ा था कि उनको ये नहीं पता चल रहा था कि ये बातें जो अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल से ला रहे दैट इज फॉर आवर बेनिफिट. तो उनको भी धर्म के लोगों ने इस तरह से बहकाया कि उनके खिलाफ तभी दिल्ली में कुछ महिलाओं ने मोर्चा निकाला कि डॉक्टर अंबेडकर अपने इसमें हमारा जो धार्मिक जो कार्यक्रम है उसमें वो हस्तक्षेप ना करे. तो उनको बहुत ही बुरा लगा कि मैं जिन महिलाओं के लिए काम कर रहा हूं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिस इज फॉर आवर बेनिफिट. तो फिर वो पास ना होने के बजाय उन्होंने क्या किया, उसका इस्तीफा दे दिया. लेकिन वो इतना जरूरी था, सब लोगों को पता था, नेहरू जी को पता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी पता था कि दैट अंबेडकर जो कह रहे हैं वो बहुत ही सही बात है, लेकिन प्रेशर की वजह से, धर्म के प्रेशर की वजह से उस समय हो नहीं पाया. लेकिन बाद में उसका धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होता गया, और जिसकी वजह से महिलाओं को मतलब पहले तो हमारे हिंदू समाज में भी दो शादियां करते थे, सो द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा उससे हो गया, 2 शादी करना मना हो गया. फिर महिलाओं को हिस्सा नहीं मिलता था पुरुषों के संपत्ति में, वो मिलने लगा. महिलाओं के जो भी वो कमाते उसके ऊपर उनका खुद का राज, मतलब खुद का अधिकार जो है वो अधिकार वहां से प्रस्तापित हो गया. महिलाएं अपना जो भी कमाते वो किसको देना चाहते वो शी कैन डिसाइड, वो हो गया. उनको पुटगी जिसको हम बोलते हैं डाइवोर्स के बाद जो संपत्ति या जो मंथली इनकम हस्बैंड से मिलता है वो उसके लिए दे आर बिकम एलिजिबल फॉर दैट. हाँ, कोणी काय बोलते का? आवाज येत नाही क्लिअर तुझा. सो बरं, ठीक आहे. सो दिस 2013 में इस कायदे में और एक अमेंडमेंट हो गया. शायद आपको पता होगा 2013 में ये सुधारणा हो गई कि अगर एक दिन भी अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ विवाह करते हैं, देन ऑल्सो शी इज एंटाइटल्ड टू हैव राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड. अगर एक दिन भी महिला किसी पुरुष के साथ शादी करते है तो भी पुरुषों के संपत्ति के ऊपर उसका उतना ही अधिकार जो है वो अधिकार
मतलब उसका होगा. सो दीज आर ऑल अमेंडमेंट्स विच आर मेड इन हिंदू मैरिज एक्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी. इवन वेरियस स्कीम्स बीइंग इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंटेड, जैसे कि सबला स्कीम है. तो ये सबला स्कीम, जिसको राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना इस नाम से भी बोलते हैं. यहाँ पे मैंने नहीं लिखा होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा या लिख लीजिएगा. कभी कभी क्या होता है, जो पीपीटी में बातें हो उसी पर ही एमसीक्यू आ सकते हैं, ऐसा नहीं है. मैं कभी कभी बोलते वक्त भी एक्सप्लेन करता हूँ, उसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकते हैं, क्योंकि वो आपको पढ़ाया गया है. क्योंकि पीपीटी पे सब नहीं लिख सकते. तो आप इसलिए बार बार सुनना और इसलिए यूट्यूब के वीडियो बीच बीच में देखते रहना, ताकि आप कोई मिस ना कर. नहीं तो आप बोलोगे कि सर पीपीटी पे तो ये नहीं था, तो पीपीटी पे सब नहीं दे सकते. सो दिस सबला स्कीम इज ऑल्सो नोन एज अ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जो 2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी घोषणा की थी 2010 में. लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 अप्रैल 2011 से हुआ. सो ये सबला योजना के अंदर क्या करते हैं, तो जो बालिकाएं है जिनका एज 11 से 18 उम्र के दरमियान है, उनके पोषण की व्यवस्था इस योजना के तहत की जाती है. और उनको पता है 18 साल के बाद ये बालिका शादी करेंगी, तो शादी के बाद नेचुरली बच्चे होंगे, तो फिर उनको अवेयरनेस जो है, मतलब प्रजनन के बारे में, यौन संबंध के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, उनमें अवेयरनेस पहले से ही होना जरूरी है, ताकि वो अच्छी माँ बन सके, आगे जाके अच्छे बच्चों की माँ बन सके. इसलिए ये सबला योजना के तहत इस तरह से उनको जानकारी दी जाती है प्रजनन के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में. और उनको बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी उनके लिए मतलब चलाए जाते हैं, ताकि वो कुछ स्किल हासिल कर सके और खुद इंडिपेंडेंट होके काम कर सके. सो दिस इज सबला योजना का इम्प्लीमेंटेशन हुआ ये पॉलिसी के बाद. IGMSY इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोगी योजना, ये योजना भी महिला एंड बाल विकास मंत्रालय की तरफ से 2010 से ही शुरू हो गई. इस महिलाओं के इस योजना के तहत भी क्या किया जाता है, तो जो महिलाएं हैं उनको पहले 2 बच्चों के लिए उनको जो है पोषण आहार की व्यवस्था की जाती है. बट ये योजना जो लोग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और जो लोग मैटरनिटी लीव की बेनिफिट लेते हैं, उनको इस योजना के अंदर फायदा नहीं मिलता. ये भी बात ध्यान में रखो. इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, तो किसको फायदा मिलता है? जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है उनको फायदा मिलता है. जो मैटरनिटी लीव के बेनिफिट नहीं लेते उनको इस इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत फायदा मिलता है. क्या फायदा मिलता है? तो 18 साल की उम्र की जो भी महिलाएं हैं, उनके 2 बच्चों तक ये योजना उनको पोषण आहार जो है वो देती है. और उनको जो भी है दवाएं है या आयरन की गोलियां है या उनके लिए वैक्सीनेशन है, वो सब मुफ्त में मिलता है. और उनको 6,000 रुपीज फॉर ईच प्रेगनेंसी, ऐसे 2 प्रेगनेंसी तक ही मिलता है, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलता. तो 6,000 रुपए दिए जाते हैं पहले 2 हफ्ते में. पहले 3,000 रुपए प्रेगनेंसी के 3 महीने होने के बाद और दूसरे 3,000 रुपए डिलीवरी होने के बाद. तो इस तरह से 6,000 रुपए दिए जाते हैं. और इसी योजना के तहत मॉर्टेलिटी रेट जो है महिलाओं का वो कम करने की कोशिश भी की जाती है. तो इस तरह के वेरियस स्कीम जो है, सबला योजना या IGMSY, इस तरह के योजना, ये पॉलिसी का ही सक्सेस है. उस पॉलिसी के वजह से ये बातें मालूम पड़ी और इस तरह से योजना जो है वो योजना हम कार्यान्वित कर सके. देन इस पॉलिसी के वजह से जेंडर बजटिंग होने लगा. अभी जेंडर बजटिंग क्या है?
तो हमको पता है जेंडर बजटिंग में बजट है ना, जो बजट जिसको हम इकोनॉमिकली कहते हैं, वो बजट की व्यवस्था की गई ताकि महिलाओं के प्रगति के लिए काम कर सके। 2005 और 6 से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था की गई, जिसमें महिलाओं को आर्थिक समानता प्रस्तापित करने के लिए उनको योजना, उनको स्किल देना, आर्थिक तौर पे मदद करना, इस तरह का बजट में समावेश इस तरह का इस पॉलिसी का हो गया। सो दीज आर वी कैन से सम सक्सेस which we can say because of this policy, इस पॉलिसी की वजह से हो गया। and these are some merits। इससे क्या हुआ, इससे महिलाओं का आर्थिक सबलीकरण हुआ, महिला शिक्षण, आरोग्य और स्वच्छता के क्षेत्र में उनको प्रायोरिटीज दी गई है ना। महिला जो SC ST या अल्पसंख्यक महिला है, उनके लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, अपना व्यवसाय कर सके, लीडरशिप उनमें डेवलप हो सके, स्किल डेवलप हो सके। इसके लिए नई मंजिल, नई रोशनी, नई उड़ान, इस तरह के बहुत सारे योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है। एंड देन द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्शन प्लान एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इसके लिए एक जैसे मैंने कहा ना कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे काउंसिल बनाए गए, तो इस तरह से एक पूरा प्लान बनाया गया उनके सक्सेस के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। एंड महिलाओं के प्रिस्क्राइब मेजर टू अचीव जेंडर सेंसिटाइजेशन, और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना निर्माण हो, इक्वालिटी की भावना निर्माण हो, इसलिए जेंडर सेंसिटाइजेशन किया गया। वो कैसे किया गया, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जेंडर सेंसिटाइजेशन करने के लिए क्या क्या बातें की गई। देन व्हाट आर द डीमेरिट्स, हम बहुत ही 2 मिनट में खत्म करेंगे क्योंकि आपको अगला लेक्चर होगा। सो डीमेरिट्स इज महिलाओं के ये जो मैंने जैसे कहा नेशनल और स्टेट काउंसिल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑन द पेपर ओनली। ये मैंने पहले आपको कहा कि आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा कि ये किया वो किया, लेकिन ये सब जो है वो स्टिल दिस इज ऑन पेपर। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, लेकिन इनकी गति बहुत ही धीमी है। इवन दोज आर रिसोर्सेस विच आर एस्टैब्लिश्ड फॉर देयर एम्पावरमेंट, दे आर आल्सो नॉट वर्किंग वेल। जेंडर बजटिंग की बात अगर आप करोगे तो जेंडर बजटिंग भी बहुत ही कम दिया जाता है। मेरे पास कुछ नंबर है, 2005-6 में जब शुरुआत हुई थी तो टोटल बजट के 4.77, टोटल बजट के ओनली 4.77% पैसा जो है वो महिलाओं के ऊपर खर्च किया गया। 2011-12 में थोड़ा सा अच्छा 5.84 ऑफ टोटल बजट, मतलब जो टोटल बजट है उससे 5.84% ओनली जेंडर बजटिंग जो है वो दिखाया गया। और 2020-21 की बात करी तो और भी बहुत ही बुरी हालत है महिलाओं के बारे में। 2020-21 के हिसाब से टोटल बजट का सिर्फ 4.72, मतलब 2005-6 में तो अच्छा था 4.77, 2020-21 की बात करेंगे तो ओनली 4.72% ऑफ टोटल बजट वाज अवेलेबल फॉर द जेंडर बजटिंग। तो इतना कम निधि जो है, पैसा जो है महिलाओं के लिए रखा गया है बजटिंग में, और जिससे चलते महिलाओं के विकास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। नॉट मच पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर उनको कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपने छोटा बहुत कुछ दिखाने के लिए, सामाजिक काम दिखाने के लिए काम करते, बट नॉट स्पेशली वर्किंग फॉर द वीमेन। और ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है हम कितना भी कहे, बट दिस इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिवली वर्किंग। अगर ये इफेक्टिवली वर्क करते जेंडर सेंसिटाइजेशन, तो आज भी सिलेबस में महिलाओं को अबला दिखाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि आपने पाठ्य पुस्तक का एनालिसिस किया होगा, आपको भी पता होगा कि आज भी सिलेबस में इस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है कि जिसमें महिला को हमेशा डिपेंडेंट दिखाया जाता है। सो जेंडर सेंसिटाइजेशन आल्सो नॉट बीइंग इफेक्टिवली डन। सो दीज आर सम डीमेरिट्स ऑफ दिस पॉलिसी, है ना। तो ये सब बातें जो है ये पॉलिसी के बारे में हमने की, हमने डिस्कस किया।
सो थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल JJ YouTube को लाइक करना ना भूलिएगा, और इस तरह के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करना।